अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक की, इकोनॉमिक्स की बुक के चैप्टर 2 की, यानी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उर्दू नोट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं, और यही वजह है कि एक मिनट के अंदर इकोनॉमी में ना जाने कितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती हैं। इन तमाम एक्टिविटीज़ को डिटेल में समझने के लिए, इकोनॉमी में उनका रोल जानने के लिए, हम उन्हें कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और उन्हीं ग्रुप्स को हम सेक्टर्स कहते हैं। एंड नाउ सेक्टोरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हिंदुस्तानी मुआशियत यानी इंडियन इकोनॉमी को मंदरजा झेल बेसिस पर फैक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। Sector 1 is sectors on the basis of economic activities. Number 2, sectors on the basis of ownership of factories or production. Sector 3, sectors on the basis of terms and conditions of employment. Now, sectors on the basis of economic activities. इसका क्या मतलब है? यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बना पर सेक्टर्स को हम मंदरजा झेल 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। Number 1 is primary sector, and number 2 is secondary sector, and the third sector is tertiary sectors. ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर जो सेक्टर थे, ये तीनों सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर पर। सेक्टर नंबर 1 यानी प्राइमरी सेक्टर। इस सेक्टर के तहत तमाम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को जिस ग्रुप में रखा जाता है उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसका ताल्लुक सीधे तौर पर नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ से होता है, यानी इस सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, और इस सेक्टर की बनी हुई चीज़ों को नेचुरल प्रोडक्ट कहते हैं। इस सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाकी दूसरी चीज़ों के लिए जिनका प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में होता है उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जो कि फार्मिंग इस सेक्टर का अहम एक्टिविटी है। इसलिए हम एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं इसको हम। इसके तहत फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, डेयरी वगैरह आते हैं। तहत का मतलब होता है अंडर, यानी इसके अंडर में फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, डेयरी वगैरह आते हैं। नाउ द सेकंड सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर। इस ग्रुप में तमाम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जिनके ज़रिए नेचुरल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए इंडस्ट्रीज़ में दूसरी शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है, जिसे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर शुगर केन, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, उसे एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके इंडस्ट्रीज़ में शुगर में तब्दील कर दिया जाता है। इस सेक्टर में तमाम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल वर्क को शामिल किया जाता है, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, और तमाम इंडस्ट्रीज इसी सेक्टर के अंदर आती हैं। नाउ द थर्ड सेक्टर इज टर्शियरी सेक्टर। इस सेक्टर में किसी गुड या अशिया का प्रोडक्शन नहीं किया जाता, बल्कि इसमें डिफरेंट सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है जो कि मुल्क के डेवलपमेंट में अपना रोल निभाती हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन वगैरह। इसमें लोगों की पर्सनल सर्विसेज को भी शामिल किया जाता है, जैसे टीचर्स, डॉक्टर, लॉयर्स, वॉशरमैन, होम सर्वेंट वगैरह। मौजूदा दौर में एक नई किस्म की सर्विस को भी इसके तहत शामिल किया जाता है, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। चूँकि ये सेक्टर इकनॉमी में मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। Now the next topic is comparison of primary, secondary and tertiary sector. जाहिर सी बात है, हम उर्दू नोट्स पढ़ रहे हैं तो उर्दू में ही है। डेवलपमेंट के शुरुआत दौर में प्राइमरी सेक्टर ही सबसे अहम सेक्टर हुआ करता था, और ज़्यादातर आबादी इस सेक्टर में रोज़गार से लगी हुई थी। अब मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हो गया है और नई नई इंडस्ट्री सेटअप होने लगी हैं, तो जो लोग पहले एग्रीकल्चर में काम से लगे हुए थे उन्होंने माइग्रेट करके इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे एक बड़ी तादाद में लोग इंडस्ट्रीज़ में रोज़गार से लगने लगे, और इसी तरह से मुल्क के टोटल एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन के ज़रिए से सेकेंडरी सेक्टर एक बहुत ही अहम सेक्टर बन गया।
पिछले 100 सालों में इकोनॉमी में एक और नया मोड़ और टर्शियरी सेक्टर टोटल एम्प्लॉयमेंट और टोटल प्रोडक्शन के मामले में सबसे बड़ा और टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमी का सबसे अहम सेक्टर है। हर मुल्क और इकोनॉमी की दोनों तरक्की के लिए तीनों ही सेक्टर इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। मिसाल के तौर पर प्राइमरी सेक्टर में बनी हुई चीज़ों को सेकेंडरी सेक्टर में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाया जाता है और फिर इन प्रोडक्ट्स को मार्केट तक जाने के लिए टर्शियरी सेक्टर का सहारा लेना पड़ता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन वगैरह। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि तीनों के बिना एक दूसरे का काम नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे पर मुनहसर हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं। नाउ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, it is the value of all the final goods and services produced in a country during a particular year। उर्दू में इसे समझ लेते हैं, यानी किसी एक साल के अंदर मुल्क में जो टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उन वैल्यूज़ को GDP कहते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ना ये फाइनल गुड क्या है? अब ये वो गुड्स होती हैं जो फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचती हैं, यानी जिन्हें कंज्यूमर ख़रीदते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक फाइनल गुड बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। मिसाल के तौर पर बिस्किट्स एक फाइनल गुड है ना, जबकि इसको बनाने में यूज़ की जाने वाली चीज़ें जैसे शुगर, मैदा, बेकिंग पाउडर वगैरह इंटरमीडिएट गुड है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर जो हम सेक्टर्स पढ़ रहे थे उसका ये लास्ट टॉपिक है। सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ही ये लास्ट टॉपिक है। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया एंड राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस इंडिया। ये रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया कह लो या फिर राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस इंडिया कह लो। चलिए, प्रेजेंट टाइम में सर्विस सेक्टर हिंदुस्तानी इकोनॉमी का सबसे अहम और स्ट्रॉन्ग सेक्टर बनकर सामने आया। सर्विस सेक्टर को बढ़ाती हुई अहमियत को हम मंदरजा झेल पॉइंट से समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आज़ादी के बाद ये महसूस किया गया कि मुल्क की तरक्की के लिए कुछ बुनियादी सर्विसेज का मुल्क में होना और इनका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, अदालत, टेलीग्राफ और पोस्ट वगैरह। और इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने काफ़ी सिंसियर एफर्ट्स किए, जिनके नतीजे में मुल्क में इन सर्विसेज का डेवलपमेंट होने लगा। मुल्क में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होने से सर्विस सेक्टर की अहमियत काफ़ी बढ़ गई। रिजल्टली कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, स्टोरेज वगैरह जैसी सर्विसेज मुल्क में तेज़ी से बढ़ने लगी। मुल्क में जैसे जैसे लोगों की इनकम में इजाफा हुआ तो मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज की डिमांड पहले से और ज़्यादा बढ़ने लगी, यानी लोगों ने पहले से और बेहतर और उम्दा किस्म की डिमांड करनी शुरू की, जिसके नतीजे में मुल्क में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, हॉस्टल और रेस्टोरेंट और शॉपिंग सेंटर वगैरह जैसी सर्विसेज तेज़ी से डेवलप होने लगी। मौजूदा वक्त में एक नई किस्म की सर्विस का मुल्क में तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। इंफॉर्मेशन लीक लैंग्वेज से रिलेटेड है, जैसे साइबर कैफ, कॉल सेंटर, मोबाइल नेटवर्क वगैरह। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि मुल्क में सर्विस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर बनकर सामने आया। इसके अलावा सर्विस सेक्टर की अहमियत को हम इकोनॉमी में इसके कंट्रीब्यूशन से समझ सकते हैं, यानी मुल्क की GDP और टोटल एम्प्लॉयमेंट में इसकी क्या हिस्सेदारी है। 1973 में हमारा GDP सर्विस सेक्टर का शेयर सिर्फ 34% था, जो 2003 में बढ़कर 541% हो गया। और इसी तरह से टोटल एम्प्लॉयमेंट में इस तरह शेयर काफ़ी बढ़ा, यानी इसमें इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि सर्विस सेक्टर मुल्क का सबसे बड़ा सेक्टर बन गया। तो आज के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि अगली वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और आगे की वीडियोस भी आपके पास आती रहें, क्योंकि जाहिर सी बात है आधा चैप्टर देखने के लिए तो आप नहीं बैठे होंगे ना, तो पूरा चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन्हें भी फॉलो कर लेना। एंड थैंक यू, बाय बाय।